आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ अर्न करना चाहिए, आप पॉकेट मनी से काम नहीं चल रहा है या घर वाले पैसे जो दे रहे हैं उससे आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो जब जो सबसे चीज़ इजीली अवेलेबल होती है वो पीआर का काम ही होता है। तो पीआर का काम करने से एक पेशेंस आता है, क्योंकि देयर वाज अ टर्म कि पीआर 24/7 काम है और एक बहुत कम अमाउंट के साथ जब आप ट्रेनिंग होते हैं। हो सकता है 2 दिन आपके पास कोई कॉल ही ना आए और हो सकता है 3 दिन आपके पास इतने कॉल आए कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। जब मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हर फील्ड में है, मतलब अगर कोई आपसे ये कहता है कि मीडिया में जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो मुझे लगता है उसकी नॉलेज कम है या उसका स्पैन बहुत छोटा है, उतना दूर नहीं देख पा रहा है। वो किताब नेहरू ने 10 साल जेल में रहते हुए लिखी। जैसे मेरी भी क्वेश्चनिंग कुछ चीज़ों को लेकर थी कि ये एग्जिस्ट क्यों करती है, अगर चांद मेरा मामा है तो क्यों नहीं आता रक्षाबंधन के बाद। चैलेंज ये था कि सुबह जब मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो मैं ब्रश करने के लिए पूछ रहा हूँ कि फ्रेश होने के लिए कहाँ जाना है, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि उधर वो खेत है। क्या आपको पता था उत्तराखंड में एक मस्जिद गिराई जाएगी जिसको लेकर बवाल हो जाएगा हल्द्वानी में, आप हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। क्या आपको पता था कि कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट होगा और कश्मीर में इलेक्शंस होंगे इतनी जल्दी, आपको जाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में नमस्कार, मेरा नाम राघव है और इस स्वागत है सर आपका स्वाभिमान के एक नए एपिसोड पर। आज का ये हमारा पॉडकास्ट पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर रहेगा। जो लोग रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में अपनी इंटरेस्ट जगा के रखते हैं, उन लोगों के लिए हम आज आपसे बात करेंगे। Sure. सर अपने बारे में बताइए कुछ। मेरे बारे में आप जर्नलिज़्म पढ़ाने का शुरुआत 2 साल पहले हुई मेरी, लेकिन उससे पहले मैं 6-7 साल फील्ड पर जर्नलिज़्म कर रहा था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अम्बेडकर कॉलेज है एक यमुना पार के इलाके में, तो वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई और वो हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है DU में। तो हिंदी जर्नलिज्म करने का एक फ़ायदा ये रहा कि मुझे लिटरेचर और साहित्य पढ़ने का बहुत मौका मिला। हिंदी जर्नलिज्म अपने आप में वास्ट है क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म से कंबाइंड हो जाती है। उसके बाद कुछ समय PR में काम किया ग्रेजुएशन के बाद, फाइनली लंबे समय तक जर्नलिज्म फील्ड रिपोर्टिंग की और अब आपके साथ हूँ, पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी मिक्स जर्नी है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं इसके बीच में। तो PR फील्ड में आपने क्या क्या काम करा है सर? PR सबसे शुरुआती काम होता है, मुझे लगता है जिस समय आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं, तो जब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ अर्न करना चाहिए। हाँ जी। आप पॉकेट मनी से काम नहीं चल रहा है या घर वाले पैसे जो दे रहे हैं उससे आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो जब जो सबसे चीज़ इजीली अवेलेबल होती है वो PR का काम ही होता है। हाँ इस स्टेज में बहुत सारी PR फर्म्स खुली थी नई, उस समय पॉलिटिकल PR का काम नया आया था, तो PR इंडस्ट्री में एंटर किया और कैंपेन डिज़ाइनिंग सबसे पहले मैंने सीखा और ट्रेनिंग भी की उसके अंडर। तो एक बहुत बड़ी फर्म है, उसका नाम है Beehive। Beehive इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, जो अच्छा। काम करती है गवर्नमेंट के लिए भी। और मूविंग पिक्सल एक बड़ा नाम है, आपने शायद PM म्यूजियम सुना होगा। हाँ जी हाँ जी। PM म्यूजियम की पूरी रिसर्च और उसकी डिज़ाइनिंग का काम मूविंग पिक्सल के पास ही था और मैं भी उसका एक पार्ट था, उसमें इंदिरा गांधी की प्रोफाइलिंग में लिख रहा था। तो PR का काम करने से एक पेशेंस आता है, क्योंकि देयर वाज अ टर्म कि PR 24/7 काम है और अच्छा। एक बहुत कम अमाउंट के साथ जब आप ट्रेनिंग होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 बजे आपका बॉस कॉल कर रहा है, आपका टीम लीडर कॉल कर रहा है, उठा रहा है आपको और कह रहा है आधे घंटे में एक PPT चाहिए। तो मतलब आपके पास स्पेस ना कहने का नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में अवेलेबल रहना पड़ता है आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। हो सकता है 2 दिन आपके पास कोई कॉल ही ना आए और हो सकता है 3 दिन आपके पास इतने कॉल आए कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो वो ट्रेनिंग मेरी बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे अच्छे लोगों के बीच काम करने का मौका मिला। टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर थे डॉक्टर महेश शर्मा, हाँ जी हाँ जी। उनके साथ लगभग 2-3 महीने में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, अतुल्य भारत, जिसका आमिर खान जिसका ऐड करते थे उससे। हाँ जी। तो उस प्रोजेक्ट के PR देखते थे। ONGC नया मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट लाई थी, उज्ज्वला योजना का सोशल मीडिया हैंडल करने को मिला मुझे, मैं वो देख रहा था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ काम किए। फाइनली दिल्ली पुलिस के साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आया।
एक दौर था दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार नई नई बनी थी और एलजी और सीएम की लड़ाई बहुत फेमस थी उस समय। हाँ जी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में लड़ते रहते थे। तो पॉलिटिकल पार्टी तो पूरी तरह से ट्विटर पे होती है, पुलिस ट्विटर पे नहीं थी दिल्ली की। तो हमारा एक प्रपोजल था, दिल्ली पुलिस को पसंद आया, उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मैं उस टीम का एक पार्ट था, आई एम नॉट हेड ऑफ दैट टीम। तो मैं उस टीम के लिए काम कर रहा था। पर मुझे ये एक अच्छा एहसास था मेरे लिए कि मैं 19 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हम आपको मीडिया में कैसे ले जाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ मीडिया। तो जब मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हर फील्ड में है, मतलब अगर कोई आपसे ये कहता है कि मीडिया में जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो मुझे लगता है उसकी नॉलेज कम है या उसका स्पैन बहुत छोटा है, उतना दूर नहीं देख पा रहा है। अगर आप एक डेंटिस्ट भी हैं तो आप अपने आप को कैसे प्रमोट करेंगे? आपके पास सोशल मीडिया एक ऑप्शन है, आप अपने पोस्टर्स बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे नहीं, आप किसी से बनवाएंगे, आप उसका ऐड किसी को देंगे, किसी इन्फ्लुएंसर को देंगे, किसी न्यूज़ चैनल को देंगे। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन हैं, आप खुद को कैसे प्रमोट करेंगे? क्या आप प्रमोट करना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे बिल्कुल। तो वो किसके जरिए आप करेंगे? सोशल मीडिया। ठीक ऐसे ही आप अगर कोलगेट भी बेचते हैं तो आपकी एंड ऑफ द ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? आपके एडवर्टीजमेंट पर, आपके पीआर पर, आपकी गुडविल पर। तो जितने भी सेक्टर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड रन हो रहे हैं, उन सबको किसी एक चीज़ की ज़रूरत है जो मीडिया और कम्युनिकेशन है। इवन एलियंस को भी अगर धरती पे आके ये बताना है कि नहीं हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, मीडिया तो उन्हें भी मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीडिया का स्पैन बहुत बड़ा है, मुझसे डिनाई नहीं कर सकते। तो पीआर में जाके मुझे पता चला कि पीआर इज़ द की थिंग जिसकी ज़रूरत सबको है, और हम सब पीआर करते हैं क्योंकि आप कभी अपनी बुराई नहीं करती होंगी किसी से। आप हमेशा बताते हैं यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, आई कैन डू दिस थिंग बेटर। दैट इज़ अ पीआर। और जब उसको हम स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तब वो कैंपेन हो जाता है। सही बात। तो सर आपने अभी बताया कि आपने 19 ईयर्स में ही दिल्ली हेडक्वार्टर वगैरह वालों के साथ काम किया, तो उनमें एजुकेशन और ये जितनी भी वर्क लाइफ थी सब कैसे बैलेंस करके चलते थे? देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर कॉलेज से पढ़ा और 3 साल की ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर जो मेरा था, मेरी अटेंडेंस थी 90%। ओह। सेकेंड ईयर में मेरी अटेंडेंस थी 2% और थर्ड ईयर में आते आते वो 1% बची थी। उसका रीज़न ये था कि फर्स्ट सेम में मैंने अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए और मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर गया। तो फिर मुझे लगा कि अब शायद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, पर ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्लास में नहीं थी तो कहीं भी नहीं थी। मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद आने लगी, मैं जाता था लाइब्रेरी, पढ़ता था और बढ़िया चीज़ें पढ़ी। मैंने गांधी को पढ़ा, अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा भारत के लिटरेचर में मतलब एक किताब है नेहरू की, किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ जी। वो किताब नेहरू ने 10 साल जेल में रहते हुए लिखी थी। मैं ये चीज़ सोच के परेशान था कि एक इतने अमीर बाप का बेटा, इंडिया के सबसे रिचेस्ट वकील थे नेहरू के फादर। हाँ जी। उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इंडिया को डोनेट कर दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। आप जो ये छोटी छोटी कोठियाँ इलाहाबाद और इसके आसपास देखते हैं यूपी में, ये नेहरू के फादर की विरासत थी जो उन्होंने भारत को दे दी, आज़ाद भारत को। वो 10 साल जब जेल में रहा होगा तो उसका पूरा ध्यान होना चाहिए था कि मैं अपनी लग्जरी जेल में कैसे मेंटेन कर पाऊँ, बट एट अ टाइम वो लिख रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी ये देखना कि उस किताब में वो लिख क्या रहा था। और अगर कभी मौका मिले तो किताब आप भी पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसका पहला पेज ही ये बताता है कि नेहरू क्या लिख रहे हैं। मतलब नेहरू का पिक्चराइजेशन ऐसा है कि जेल की खिड़की पर बैठे हैं और जेल की सलाखों से उन्हें चांद दिख रहा है, वो ये सब चीज़ें मेंशन और वो कह रहे हैं कि चांद आज़ाद है और मैं नहीं। तो वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आज़ादी क्या है और कैसे मिली। गांधी की भी बहुत सारी किताबें, तो ये सब मुझे पढ़ने को मिला और ये ज़्यादा अच्छी लर्निंग देता है। ये आपको सिखाता है कि लाइफ में ये स्टेज कभी नहीं आएगी कि चलो आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, ये वाला काम कल कर लूँगा, या मोमोज खाने के बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। तो आपको थोड़ी देर बाद हो सकता है किसी और चीज़ की क्रेविंग हो जाए। तो ये स्टेज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे करना है तो मैं इसको खाते खाते भी कर सकता हूँ, बैठे बैठे भी कर सकता हूँ। मुझे ये करना है, इसको करते हुए मैं जो और करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, बट इसे स्किप नहीं कर सकता। तो आप ऐसे पढ़ने के साथ साथ बुक्स लिखने का भी आपको शौक है? बुक्स लिखने का शौक नहीं होता है। मैंने किसी बड़े अच्छे राइटर का एक कोटेशन पढ़ा था एक किताब में ही, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, शायद चे गुवेरा की किताब है, अ मोटरसाइकिल डायरीज। अगर आप कभी उसे पढ़ें
तो वो जर्नी है एक यूथ की, कैसे वो रिवोल्यूशन लाता है एक कंट्री में, और कैसे मतलब वो उसकी जो क्वेश्चनिंग है बहुत सुपर है। जैसे मेरी भी क्वेश्चनिंग कुछ चीज़ों को लेकर थी कि ये एग्जिस्ट क्यों करती है, अगर चांद मेरा मामा है तो क्यों नहीं आता रक्षाबंधन पे घर। सही बात है। तो आपकी क्यूरियोसिटी आपको क्वेश्चन देती है। आप बेसिक चीज़ें बस इतना ध्यान रखिए हमें कि जब हम पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते तो हमें लगता है बहुत नॉलेज आ गई। मैंने जब पहली किताब पढ़ी तो मुझे लगता था दुनिया में बाकी सब मूर्ख हैं, क्योंकि मैं तो किताब पढ़ चुका हूँ। 5 पढ़ी तो मुझे लगता था यार मुझे सब आता है। 10-15 पढ़ी तो मुझे लगता था अब मैं किसी से भी बात करूँगा तो उसे जलील कर सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ तुमने ये किताब पढ़ी है क्या, तुम्हें ये आता है। 50 किताब पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है। सही बात। तब मुझे पता चला कि किताबें कितनी अवेलेबल हैं। मुझे जब पता ही 100 थी तो उसमें से मैंने 10 पढ़ के खुद को काबिल समझता था। 50 पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि किताबों की संख्या 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो मैंने क्या पढ़ा है, और उसमें नेक्स्ट लाइन थी कि जो 100 किताब पढ़ता है 101वीं किताब वो लिखता है। हाँ जी। ये फैक्ट है, क्योंकि जब आपके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा तो आप आउटपुट तो देंगे। आप प्रिंटर में ब्लैंक पेज का कमांड देंगे तो उस पर कुछ भी छप के नहीं आएगा, और अगर कुछ उस पर लिख देंगे और तब कमांड देंगे तो प्रिंट आ जाएगा। सेम गोज विद द बुक्स ऑल्सो। तो मैंने किताब लिखी 1990 में। उत्तर प्रदेश के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही थी। वही समय था अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह लेकर आते हैं, मायावती का इमर्जेंस होता है। सेम टाइम पर डॉक्टर सोहनलाल पटेल एक और थॉट लेके आते हैं, इसको कमेरावाद कहा जाता है। जैसे राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, मनुवाद है, तमाम तरीके के वाद हैं। तो एक कमेरावाद था जो वर्किंग क्लास की बात करता था कि जो लोग डेली कमाते हैं उनके राइट्स का डिस्कशन कब होगा। मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ जो 100 रुपये रोज रिक्शा चला के कमाता हूँ, तो मेरे घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा कि जिस दिन मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। बनेगा डेफिनेटली। कैसे बनेगा, पैसा तो कमाया नहीं मैंने। तो उनके राइट्स के लिए कौन बात करेगा, इसको लेकर था। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, जिसको लेकर मैंने 1 साल रिसर्च की, यूपी के रिमोट एरियाज में घूमा। रिपोर्टिंग करते हुए मुझे समझ में आया कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। अब मुझे एक ड्राइवर मिला था, एक गाड़ी मिली थी, मेरी उम्मीद पूरी थी कि मुझे एक होटल भी मिलेगा। अब वहाँ मैं ऐसे गांव में पहुँचा जहाँ लाइट ही नहीं है, तो होटल की तो बात ही छोड़ दो। एक खटिया मिल गई है सोने के लिए, और एक रज़ाई मिल गई, गांव की रज़ाइयाँ जैसे होती हैं वाइट कलर की, उस पर ऐसा कवर चढ़ा होता है। चैलेंज ये था कि सुबह जब मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो मैं ब्रश करने के लिए पूछ रहा हूँ तो फ्रेश होने के लिए कहाँ जाना है, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि उधर वो खेत है। तो अब मैं ना करके भी क्या करूँगा, एट द एंड मुझे जाना तो वहीं पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है। तो शुरू में ऐसे टास्क भी आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी घटना कब हो जाए। क्या आपको पता था दिल्ली में दंगा होगा? बिल्कुल नहीं पता था। हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। क्या आपको पता था उत्तराखंड में एक मस्जिद गिराई जाएगी जिसको लेके बवाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हल्द्वानी में आप हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। क्या आपको पता था कि कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट होगा और कश्मीर में इलेक्शंस होंगे इतनी जल्दी, आपको जाना पड़ेगा। तो गाँव में सड़क भी नहीं बनी थी, पानी की भी सुविधा नहीं थी। गांव वाले डर रहे थे थोड़ा सा बात करने से। तो जब थोड़ा बहुत फैमिलियर हुए तो उन्होंने बताया कि हमने तो कभी देखा ही नहीं इनको, कभी आई भी तो इनकी गाड़ी का शीशा नहीं नीचे उतरा, कि धूल बहुत उड़ती है गांव में। ऐसे एक उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनवाया गांव में। कोई क्रिएटिव आदमी रहा होगा जो उस वेस्ट को बेस्ट लिख के चला गया, तो वो लिखा था सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कि उनको 100 रुपये और एक टाइम के नाश्ते की बात हुई थी। तो मेरी ये बात वहाँ किसी बीजेपी के लीडर ने सुन ली, साइन आउट करके। उसने कुछ लोगों को बुलाया, उसने कहा एक आदमी है ऐसा समझ, अगर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे देता हूँ डेटा। तो मेरा कैमरा छीनने लगेगी, उनको लगा प्रूफ है तो अभी तोड़ देते। तो पूरा साउथ की फिल्म जैसा एक सीन था कि मैं अकेले ज़मीन पर मुझे बिठाया हुआ है, सामने 30-35 लोग खड़े हुए हैं, और मैं इस डर में हूँ कि अब हो सकता अब शायद मारें, अभी तक तो उस तरह से नहीं मारा है। मुझसे कह रहे हैं आपका कैमरा मैन कहाँ है? मैंने कहा तो भाग गया, बुलाइए। मैंने कहा अब आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, उसने देखा है, तो क्या वो आएगा आपको लगता है?